The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार साथियों, आप लोग मेरे साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को, सेंट्रल टेट के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हो। पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने पिछले विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को 11 प्रश्न पत्रों को हल कर लिया था। कितने प्रश्न पत्रों को हल कर लिया था? 11 प्रश्न पत्रों को आपने हल कर लिया था। आज हम 12वें प्रश्न पत्र की ओर चलेंगे। सेंट्रल टेट में आए हुए जो हमारे 11 प्रश्न पत्र थे उनको तय कर लिया था। आज हम 12वां प्रश्न पत्र तय करेंगे। और ये कहता क्या? अभ्यर्थिनः पंचम भागस्य प्रश्नानां प्रश्न संख्या 121 से 150 उत्तराणि दद्युः यदि तैः संस्कृतं द्वितीय भाषा रूपेण चितम्। अभ्यर्थियों को पंचम भाग के प्रश्नों को प्रश्न संख्या 121 से 150 तक के उत्तराणि उत्तरों को दद्यु देना चाहिए यदि तैः यदि उन्होंने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चयन किया हो। अब हम इसके प्रश्न पत्र पर जाएं। होता क्या, सेंट्रल टेट में आपकी दो भाषाएं होती हैं। संस्कृत एक प्रथम भाषा के रूप में आपको मिलती है, द्वितीय भाषा के रूप में मिलती है। तो जिन्होंने प्रथम भाषा के रूप में तय किया हो वो प्रथम भाषा का उत्तर दें, और जिन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में भाषा संस्कृत का चयन किया हो वो द्वितीय प्रश्न पत्र को ही हल करें। इसमें बच्चे थोड़े से भ्रमित रहते हैं और उनसे ये गलतियाँ हो जाती हैं कि वो पहले और दूसरे का अंतर नहीं समझ पाते। इस बात को अब स्पष्टता आप समझिएगा, जो द्वितीय और प्रथम भाषा का अंतर क्या है वो आपको अब स्पष्ट हो रहा होगा। अब ये अगला प्रश्न कहता, सूचना एक हमको देता है। ये कहता अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां प्रश्न संख्या 121 से 127 तक के विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखितम अर्थात नीचे लिखे हुए गद्यांशम गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके प्रश्नानां प्रश्नों को प्रश्न संख्या 121 से 127 तक के विकल्प में दिए गए उत्तरों के द्वारा उचिततम उपयुक्त उत्तर को चुन करके लिखो। अब हमें गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को तय करना है। गद्यांश कहता एकस्मिन् सरोवरे बहवो मंडूकाः वसन्ति स्म। एकस्मिन् एक सरोवरे सरोवर में बहवो बहुत से मंडूका अर्थात मेढक वसंती रहते स्म थे। किसी भी वर्तमान काल की क्रिया को स्म लगाने से हम उसको भूतकाल बना देते हैं, और ये बात हम आपको पिछले कई वीडियो पे तय भी करा चुके हैं। वही बात इस पे है। इस पे कहता है एक किसी सरोवर में, किसी तालाब में बहुत से मेढक रहते थे। एकदा अवकाश दिने विचरन्तः केचन बालकः तत्तीरे एव क्रीडितुम् अगच्छन्। एकदा माने एक बार, अवकाश दिने छुट्टी के दिन में, विचरन्तः घूमता हुआ, केचन बालकः कोई बच्चा कोई बालक, तत्तीरे उस सरोवर के किनारे तट पर, क्रीडितुम खेलने के लिए अगच्छन् गया। तटे क्रीडन्तः ते जले क्रीडतः मंडूकान अपश्यन्। तट में, तट के पर किनारे पर क्रीडन्तः खेलता हुआ, ते जले उन बच्चों ने जल में खेलते हुए, मंडूकान मेढकों को अपश्यन देखा। एको बालकः पाषाणेन एकतः मंडूकम कौतुकात् अजगान। एक बालक ने पाषाण माने पत्थर के द्वारा, एक तमम मंडूकम एक मेढक को, कौतुकात् आजगान आश्चर्य से कौतुक से, आजगान चोट पहुंचाई मारा। पाषाण पतनेन जलाहत अद्भुतः शब्दाववत्। पाषाण पतनेन पत्थर के गिरने से, जल से अद्भुत शब्दाववत् अद्भुत शब्द हुआ, अद्भुत ध्वनि हुई। सलिलात् उत्पन्नम इमं शब्दम श्रुत्वा कौतुक युक्तो द्वितीयोऽपि बालकः पानीये पाषाणम अक्षिपत्। पानी से उत्पन्न हुए इस शब्द को सुनकर के कौतुक युक्त अर्थात आश्चर्य युक्त दूसरे बालक ने भी पानी में पाषाणम अक्षिपत पत्थर को फेंका। प्रस्तरान क्षिपंतम बालकम दृष्ट्वा अन्येऽपि बालकास्तथा कुर्वन्। और पत्थरों को क्षिपंतम गिराते हुए, बालकम दृष्ट्वा बच्चे को देखकर, अन्येऽपि दूसरे ने भी, बालकस तथा वैसा ही कार्य किया, दूसरे बच्चों ने भी वैसा ही कार्य किया। सलिले क्षिप्त ही पाषाणे सर्वेऽपि दर्दुराः शीर्णांगा वन। और पानी में गिरे हुए पत्थरों के द्वारा सर्वेऽपि सभी दर्दुरा मेढक शीर्णांगा अर्थात छत विच्छत हो गए। तत्तेषां मध्यात् जीवक नामः मंडूकः कौतुकेन हास्ययुक्तान् बालकान् अवादीत्।
उनमें में से उनके मध्य में रहने वाला जीवक नाम का कोई मंडूक, जीवक नाम का कोई मेढक, कौतुकेन आश्चर्य से युक्त होकर, हास्य युक्तान और हंसी से युक्त, बालकान अवादित हंसी से युक्त होकर आश्चर्य के साथ बच्चों से बोला, भो बालका, अरे बालकों, खेलताम युष्माकम कौतुकेन अस्माकम प्राणा संकटे पतिता। खेलताम युष्माकम, तुम्हारे लिए तो मात्र खेल है, कौतुकेन और आश्चर्य, तुम्हारे आश्चर्यपूर्वक खेल के द्वारा, अस्माकम हम लोगों के, हम सभी के, प्राण संकटे पतितः प्राण संकट में पड़ गए, अतएव प्राण याचना नाम कुर्वताम, अस्माकम प्रार्थनया इमं दुष्कौतुकम त्यजत, अतः प्राण याचना को कुर्वताम स्वीकार करते हुए, अस्माकम प्रार्थना मेरी इस प्रार्थना है, मेरी यह प्रार्थना है, इमं दुष्कौतुकम आप इस बुरे कार्य को, इस बुरे आश्चर्य को त्यजत छोड़ दो, यतो अहि युष्माकम इदम विनोद मात्रमेव अस्माकं तु पुनरपि प्राण अपहारकम भवति, यतो ही युष्माकम तुम्हारे लिए तो केवल ये एक विनोद मात्र है, खेल मात्र है, अस्माकम तो पुनरपि हमारे लिए तो बार बार प्राण अपारम प्राणों की संहार के साथ है, प्राणों का तो संहार हो रहा है। इति ऐसा कहा। मंडूकस्य इमां वार्तां श्रुत्वा तेषु बालकेषु एकः बुद्धिमान दयालुश्च बालकः प्रभावितः। मंडूकस्य मेढक की इमां वार्तां इस वार्ता को श्रुत्वा सुन करके तेषु बालकेषु उन बालकों में से एकः बुद्धिमान दयालुश्च बालकः एक बुद्धिमान और दयालु बालक प्रभावित हुआ। सा च सर्वान् वैश्यान् अस्मात् कौतुकात् निवर्तयामास और उन सब ने वैश्यान अपने साथ वाले मित्रों से अस्मात् कौतुकात् इस कौतुक से, इस आश्चर्यजनक खेल से, निवर्तयामास छुड़वा दिया। सत्यमस्ति सत्य ही है। एवं विधेषु कौतुकेषु यत्र अकारणमेव प्राणिनां हिंसा भवति न कोपि विशेषतः बालका पठेयु। जहाँ अकारण ही प्राणियों की हिंसा होती है ऐसा कोई भी कार्य कौतुक नहीं करना चाहिए। ना कोऽपि विशेषतः बालका न पतेयु, कोई भी विशेष बालक इसको पतेयु इस प्रकार से आश्चर्यजनक खेल के द्वारा पत्थरों को नहीं गिराना चाहिए। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को तय करें। पहला प्रश्न कहता वसंति इस्म कृतस्य इत्यस्य कृते किम पदम भवितुम अर्हति। देखो पहले वस धातु है और वस धातु में कौन सी लकार है, लट लकार है, और लट लकार का कौन सा पुरुष है, लट लकार का प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का भी बहुवचन रूप है। आप अगर लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन आप आसानी से पट धातु के जानते हो तो पठति पठता पठंति कहता, वही तो इसने वसंत लिखा हुआ। और किसी भी वर्तमान काल की क्रिया के बाद में वर्तमान के काल की क्रिया के साथ यदि इस्म का प्रयोग कर दिया जाए, आधा सा और माँ का प्रयोग कर दिया जाए तो वह क्रिया भूतकाल हो जाती है। ये हम आपको कई वीडियो पिछले बता चुके हैं। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि वह क्रिया भूतकाल हो जाती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है वसंत सब हमने आपको ये बताया ये बहुवचन का रूप है। अब आपको इससे मिलने वाला पर्यायवाची तय कराना है। अवस्थाम अर्थात रहते थे, अवशाह, अवसन, अवसत। आप जब लंग लकार में रूप चलाते हो तो रूप कैसे चलता, अपठत, अपठताम और अपठन। अब आप देखो जब अपठन रूप मिलता है हमको तो अपठन रूप यही तो बहुवचन का रूप तय कराता है। हमें लट लकार को बहुवचन था जब वर्तमान काल की क्रिया था, हमें भूतकाल पे भी तो बहुवचन लेकर के आना होगा। तो अपठत, अपठताम, अपठन इसको हमने बस धातु पे प्रयोग कर दिया। अवशत, अवस्थाम, अवसन अर्थात जहाँ कहीं हमको अवसन वाला विकल्प मिलेगा वही तो सही करेंगे। तो इस कारण से तीसरा वाला विकल्प सही होता, बाकी विकल्प हमारे नहीं सही होते क्योंकि वो हमारे साथ में वचन की बाध्यता को पूरा नहीं करते हैं। अब हम 122 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता तत्तीरे पदस्य अभिप्रायो अस्ति। तत्तीरे शब्द लिखा इसने, तत् धन तीरे, तीरे माने किनारे में और तत् माने उसके, किसके किनारे पे। ये जो बच्चे गए थे किसके किनारे गए थे, सरोवर के किनारे गए थे। अब इससे मिलते जुलते प्रश्न को हमें विकल्प को सही करना है। तस्य तटे बिल्कुल सही है,
पहले विकल्प सही है कि तीर कहें या किनारा कहें या तट कहें, बात तो एक है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। फिर भी हम अगली भी हिंदी कर लें। तस्य भवने बिल्कुल नहीं, उसके भवन में, उसके मध्य में या उसके ऊपर, तीनों नहीं सही है, पहला वाला बिल्कुल सही होता। 123 नंबर का प्रश्न क्या कहता, बालकाः जले क्रीडन्तः कान् पश्यन्, बच्चों ने जल में खेलते हुए किनको देखा, मंडूकान, मेढकों को देखा, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। मकरान, मछली को, मत्स्यान, मगरमच्छों को देखा, नहीं देखा, मत्स्यान, मछलियों को देखा, नहीं देखा, सर्पों को देखा, बिल्कुल नहीं देखा, पहले मेढकों को देखा उन्होंने। अगला प्रश्न कहता, क्षिप्तहि पाषाणे दर्दुरः कथम अभवन्, क्षिप्तहि फेंके जाने वाले पाषाणे पत्थरों के द्वारा दर्दुरः कथम अभवन्, मेढकों को क्या हुआ। अगर जब बच्चों ने पत्थर फेंके थे, पत्थरों के टुकड़े फेंके थे, तो मेढक किस प्रकार से प्रभावित हुए थे, क्षीणंगा हो गए थे, बिल्कुल नहीं हो गए थे, उनका वो तो छत विच्छत हो गए थे, तो क्षीण अंग थोड़ा ना हुए उनके। क्षीण अंग का मतलब अंग किसी तरीके से कट जाए, कटा नहीं, अभी तो क्षीण अंग हुआ था हमारा, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। पुष्टांगा मजबूत हुए थे, बिल्कुल नहीं, प्रसंग अंगों से प्रसन्न हुए थे, बिल्कुल नहीं हुआ था, चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता। 125 नंबर का प्रश्न क्या कहता, मंडूकस्य काम श्रुत्वा दयालु बालकः प्रभाविता, मंडूकस्य मेढक की क्या श्रुत्वा सुनकर के दयालु बालक प्रभावित हुआ था। गायन बिल्कुल नहीं, गाना सुनकर के भी नहीं हुआ, वादन बजाना भी नहीं हुआ, आकाशवाणी नहीं, वार्ताम, एक मेढक आया था उसने वार्ता की थी, तभी तो बच्चा प्रभावित हुआ था ये दयालु बालक। तो 125 नंबर का कौन सा सही हुआ, चौथा विकल्प सही हुआ। अगला प्रश्न कहता, हननम इत्यस्य कृते अनुच्छेदे अस्मिन् किम पदः प्रयुक्तम, हनन माने क्या होता, हनन माने मारना होता, ये शब्द बना किससे, हन धातु से बना, और हन धातु मारने के अर्थ में प्रयोग होती है, हनन माने मारना। इसके लिए अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ, गीत, बिल्कुल नहीं, हिंसा, हाँ हिंसा पद प्रयुक्त हुआ, दूसरा विकल्प सही होता हमारा। प्रीति प्रेम नहीं, रीति परंपरा बिल्कुल नहीं। अब हम 127 नंबर के प्रश्न पर आ गए। 127 नंबर का प्रश्न क्या कहता, बालकाः नाम विनोद मात्रम मंडूका नाम कृते कथम अभवत्, बाल बच्चों के विनोद मात्र के लिए, प्रसन्नता मात्र के लिए मंडूका नाम कृते अभवत्, मंडूकों के साथ मंडूकों के लिए कथम अभवत् क्या किया था। उदरपूर्वकम, उदर की पेट की पूर्ति, प्राण अपहारकम, प्राणों को उन्होंने संकट में डाल दिया था, बिल्कुल डाल दिया था। आप गद्यांश की अंतिम पंक्ति पे लिखा हुआ है कि बच्चों ने केवल अपने विनोद मात्र के लिए मेढकों के प्राणों को संकट में डाल दिया था, दूसरा विकल्प सही है। प्राणों की रक्षा की थी, नहीं की थी। प्राण बल्लभम, प्राणों के बल्लभ बने थे, साथी बने थे, बिल्कुल नहीं बने थे, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होता। अब अगला प्रश्न कहता, अधोलिखिता में एक सूचना देता है, अधोलिखिताम प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 128 से 142 विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों को प्रश्न संख्या 128 से 142 तक के विकल्प में दिए गए उत्तरों में से उचित उत्तर को चुन करके लिखो। कहता है, रेखा चित्रैः, स्फोरक पत्रैः, चतुर्फलकादिभिः केचन शिक्षार्थिनः भाषागत नवीन अवधारणा अवगच्छन्ति इति शिक्षकः पश्यति एवं विधा अधिगम शैली वर्तते। रेखा चित्र जिन्हें कहते हो आप चार्टों को कहते हो, स्फोरक पत्र किसे कहते हो आप फ्लैश कार्डों को बोलते हो, और चतुर्फलक जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं जिनमें 4 फलक होते हैं, स्मार्ट बोर्डों में जिनमें 4 फलक होते हैं उनको चतुर्फलकादि बोलते हैं। इनके माध्यम से कोई शिक्षार्थी भाषा में आने वाली नवीन अवधारणाओं को समझती है, इससे इनको शिक्षिका देखती है। ऐसी अधिगम शैली, ऐसी सीखने की शैली को क्या कहा जाएगा, क्रिया निर्भरशीलता, बिल्कुल नहीं। क्रिया उसे कहते हैं जहाँ पे कुछ कार्य करने का होना चाहिए। सौंदर्यात्मिका, सौंदर्य देखती, बिल्कुल नहीं देखती। श्रवणात्मिका, केवल सुनने का कार्य करती, नहीं। आपने देखो प्रश्न पे लिखा हुआ पश्यति अर्थात देखती है, इससे भी आपको अंदाज लगेगा, और हम कहेंगे चौथा विकल्प दृश्यात्मिका। विजुअल सही है, बिल्कुल सही है, वो चार्टों के माध्यम से, फ्लैश कार्ड के माध्यम से और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से कुछ नया देख करके सीखती है। ये सीखने की प्रक्रिया हमारी विजुअल प्रक्रिया कहलाएगी, अर्थात दृश्यात्मिका कहलाएगी। 129 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पाठ्य पुस्तकात् कस्यांचित् कथाया उपस्थापनात् पूर्वं शिक्षकः चर्चां कुर्यात्, पाठ्य पुस्तक से किसी कथा के स्थापन से पूर्व शिक्षिका चर्चा करना चाहिए, शिक्षिका को चर्चा करनी चाहिए। किनकी करना चाहिए, कथाया कठिन शब्दानां विषय,
कथा में आए हुए कठिन शब्दों के विषय की। छात्राणाम अनुभवेन सह कथायाः विषयं संक्षेपेण योजित्वा, छात्रों के अनुभवों की सहभागिता करते हुए कहानी के विषय में संक्षेप योजना बनानी चाहिए। देखते हैं कौन सा हो तीसरा। कथाया मुख्य संदेश विषय, कथा के मुख्य संदेश के विषय में। कथाया प्रश्नोत्तर उत्तराणाम विषय, कथा के प्रश्न उत्तर के विषय में। देखो न तो मुख्य संदेश होगा, न प्रश्नोत्तर होगा, न कठिन शब्दों का विषय होगा। छात्रों के अनुभवों के साथ में जो कथा के विषय में संक्षेप योजना बनाई जाएगी वही हमारे दूसरे विकल्प को बिल्कुल सही करेगी। 129 नंबर का दूसरा वाला विकल्प सही होता है। अब हम 130 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता भाषाया धारा प्रवाह नाम, भाषा का धारा प्रवाह नाम क्या होता है? पहला व्याकरण नियमानाम स्पष्टीकरण, व्याकरण के नियमों का स्पष्टीकरण। अबाध गत्या भाषणम वचनम लेखन च, अबाध गति से अर्थात बिना रुके हुए बोलना, वाचन करना या लिखना और लिखना। और तीसरा कहता शुद्ध वर्तनया से लिखनम, अर्थात स्पेलिंग की भी मिस्टेक ना हो, वर्तनी स्पेलिंग को कहते हो शुद्ध वर्तनी के साथ लिखना। और चौथा कहता स्वशब्दई कथाया संक्षेप वर्णनम, स्व अपने शब्दों में, स्व माने अपने, शब्दई अपने शब्दों में कथा का संक्षेप रूप से वर्णन करना। देखो चौथा वाला विकल्प इसलिए सही होता। ऊपर कहता भाषा का धारा प्रवाह नाम, सबसे पहले हम भाषा को चयन करें। भाषा हम कहते किसको हैं? जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है, और भाष माने बोलना होता है और कहना होता है। और कहता धारा प्रवाह, अर्थात जब कभी हम किसी भी विषय को बोलें तो उसमें हमारी आवाज़ गति, उसमें हम रुके ना। लेकिन आवाज़ गति का यहाँ पर मिलता तो है, लेकिन बोलने के साथ साथ हमें लिखने का भी अभ्यास कराता है, इस कारण से ये गलत हो जाता है। व्याकरण के नियमों का स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं कराता। भाषा शुद्ध वर्तन या शुद्ध वर्तन के साथ लिखने की बात, यहाँ भी देखो लिखने की बात है, इस कारण से ये भी गलत हुआ। कौन सा सही हुआ? स्व शब्द है, किसी भी भाषा को, किसी भी कहानी को अपने शब्दों में संक्षेप रूप से वर्णन करना, यही भाषा का धारा प्रवाह है। 130 नंबर का प्रश्न बिल्कुल सही, चौथा वाला सही होता। 131 नंबर का प्रश्न क्या कहता? प्रारंभिक वयसी भाषाया अधिगमः भवति यदा शिक्षार्थी, प्रारंभिक उम्र में भाषा के सीखने में, प्रारंभिक उम्र में भाषा सीखी जाती है यदा शिक्षार्थी, जब शिक्षार्थी वाचनस्य कौशलम जानति, बोलने का कौशल जानता है, बिल्कुल नहीं जानता। पठितुम लिखितुम च ज्ञानम करोति, पढ़ने और लिखने का ज्ञान करता है। भाषाया प्रयोगार्थम अधिकाधिकम अवसरम प्राप्नोति ही, भाषा के प्रयोग के लिए अधिक से अधिक अवसरों को प्राप्त करता है, अर्थात तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। भाषा के जब अवसर हमको जिस चीज़ का मिलेगा उसको सीखने के लिए हम और ज़्यादा से अच्छे से उद्यत होंगे, तो तीसरा विकल्प इस कारण से सही होता है। 132 नंबर का प्रश्न क्या कहता? लेखने काठिन्यम यदपेक्षिते स्याविक्तः तथा सूचना संसाधन कौशलानि तदुच्यते, लिखने की कठिनता की अपेक्षा के साथ में उस लिखने की कठिनता की सूचना को किस संसाधन के माध्यम से जाना जाता है? डिस्क्लेशिया, ओफांसिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। देखो जब लिखने की बात आती है तो लिखने का जो विकार होता है, लेखन संबंधी जो विकार होता है वो डिस्ग्राफिया कहलाता है। क्या कहलाता? डिस्ग्राफिया कहलाता है। और डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी विकार होता है, हमसे लिखने की बात कर रहा है। ऑफेंसिया ये आप अपने शिक्षण शास्त्र के अध्यापक से पूछना, ऐसा आपने कुछ पढ़ा नहीं। डिस्क्लेशिया ये पठन संबंधी विकार होता है, ये भी नहीं हो सकता। हमें डिस्ग्राफिया अर्थात लिखने संबंधी विकार की बात करनी है, तो ये चौथा वाला 132 का बिल्कुल सही होता है। कैलकुलिया गणित के लिए होता, डिस्क्लेशिया पठन संबंधी विकार होता और लेखन संबंधी विकार हमारा डिस्ग्राफिया होता है। ऐसा एक प्रश्न आपको सेंट्रेट में लगभग संभावना रहती आता जरूर है, तो इन प्रश्नों पर आप जरूर ध्यान देना। 133 नंबर का प्रश्न क्या कहता? ये कहता परस्परम भावात आदान प्रदानार्थम बालानां कृत अवसर प्रदानेन लाभः भवति, परस्पर विचारों को, भाव माने विचारों को, विचारों के आदान प्रदान के लिए बच्चों के, बालानां कृते बच्चों के लिए अवसर प्रदान के द्वारा क्या लाभ होता है? स्वभावानां अनुभवानां च प्रकटयन्ति, अपनी भावनाओं और अनुभवों को प्रकट करते हैं। वयस्कानां अनुकरणं कुर्वन्ति, अपने समवयस्क के, अपने समान उम्र के लोगों का अनुकरण करते हैं। ते शब्दानां ज्ञानं कुर्वन्ति, वे शब्दों का ज्ञान करते हैं। व्याकरण नियमानां ज्ञानं कुर्वन्ति, और व्याकरण के नियमों का ज्ञान करते हैं। देखो कहता है परस्पर भावों विचारों के आदान प्रदान से बच्चों को लिए जो अवसर प्रदान दिया था उसका क्या लाभ होता है?
पहला विकल्प ये सही होता कि स्वभावना अपने भावों को और अपने अनुभवों को प्रकट करने में सक्षम हो जाते हैं। इस कारण से 133 नंबर का पहला वाला सही होता है। अब 134 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता है बालेन कथाया स्वशब्दै पुनः उपस्थापनेन आकलने सहाय्यम भवति। बच्चों के द्वारा कहानी को अपने शब्दों में पुनः स्थापनेन बार बार स्थापित करने पर आकलन में सहायता होती है। किसकी सहायता होती है? बोधस्य, जानकारी की, स्मरण से रटने की बिल्कुल नहीं हो सकती। शुद्धता या शुद्धता की बिल्कुल नहीं हो सकती। और धारा प्रवाह की। प्रश्न करता है बच्चे के द्वारा कथा को अपने शब्दों में स्थापन करने के आकलन का सहायता किसकी होगी, या कि उसकी जानकारी की होगी या धारा प्रवाह की होगी। बच्चा जब कथा को अपने शब्दों में बार बार बोलेगा तो उसको जानकारी तो होगी लेकिन धारा प्रवाह उसका बढ़ेगा, अर्थात अपने शब्दों पर अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो जाएगा। इस कारण से चौथा वाला हमें सही लगता है। ये मेरा अपना मत हो सकता है। 135 नंबर का देखो, आपका प्रमुख उद्देश्य है हिंदी करना। तो आप हिंदी, यदि मेरे उत्तरों में आपका कुछ बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अध्यापक से कुछ मिसमैच हो जाए तो आप उसको अपने उससे सही कर सकते हो, लेकिन हिंदी कराने का मुख्य प्रयोजन है उस कारण से हम आपको हिंदी कराने में, हिंदी करा करके आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा हिंदी कर करके, तो वो आप ये जो छोटे छोटे से प्रश्नों हैं जो भ्रमित गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ होना बिल्कुल बंद हो जाएंगी, बिल्कुल तय मानो आप। 135 नंबर के प्रश्न पर आए हम। ये कहता है प्राथमिक स्तरे शिक्षकः सामान्यतः चित्रांकनं कर्तुं छात्रान् प्रोत्साहयति। प्राथमिक स्तर में शिक्षक सामान्य रूप से चित्रांकन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है। तेन, उसके द्वारा क्या होता है? छात्राणां मनोरंजन भवति, छात्रों का मनोरंजन होता है। अध्यापनात् शिक्षकस्य विश्रांति भवति, अध्यापन से शिक्षक को थकान हो जाती है, इस कारण से वो देता है चित्रांकन करने के लिए, बिल्कुल नहीं हो सकता, न तो मनोरंजन होता न थकान होती है। छात्रः कार्यलग्ना भवन्ति तेन कक्षायां शांति तिष्ठति, छात्र कार्य में संलग्न हो जाते हैं, इस कारण से कक्षा में शांति हो जाती है, बिल्कुल नहीं हो सकता। छात्राणां सम्यक स्नायविकी दक्षता विकासः भवति, छात्रों की सम्यक रूप से एक क्षमता, दक्षता पैदा हो जाती है, उसका विकास हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। चौथा वाला, एक क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जब आप चित्रांकन कराते हो तो बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी आती है, इस कारण से चौथा वाला बिल्कुल सही होता। 136 नंबर का प्रश्न क्या कहता रीमा स्वसखीम जल प्रवाहाय निमज्जनात् कक्षितवती। रीमा ने अपनी सखी को जल प्रवाह में निमज्जनात् कक्षितवती, निमज्जनात् अर्थात डूबते हुए से बचाया था। तदर्थम, उस कारण से सह 26 जनवरी दिनांके साहस पुरस्कार प्राप्त होती, उस कारण से उसको 26 जनवरी के दिनांक में साहस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तस्या विद्यालय से प्राचार्या, उसके विद्यालय की प्राचार्या प्रातःकालीन सभायां स्व अनुभव कथनार्थम निर्दिशति, तो उसके विद्यालय की प्राचार्य प्रातःकालीन समय में अपने अनुभव को कहने के लिए निर्देश देती है। एतेन तस्याः विकासः भवति, इससे उसके कौन सा विकास होगा? पठन कौशल बिल्कुल नहीं होगा, लेखन कौशल से लिखने का कौशल, श्रवण कौशल सुनने का कौशल, या भाषण कौशल से भाषण का कौशल। देखो अभी हम इस ऊपर बता भी आए आपको, भाषण क्या होता है? भाष धातु से निर्मित होता है, और उसको कोई पुरस्कार मिला है, जब वो अपने अनुभवों को कहेगी तो उसके अंदर बोलने की क्षमता पैदा होगी, भाषण का कौशल पैदा होगा। तो चौथा विकल्प इस कारण से सही होता है हमारा। 137 नंबर का प्रश्न क्या कहता? प्राथमिक स्तरीय बालेभ्यः कीदृशी कविता सर्वाधिकम रोचते। प्राथमिक स्तर में बच्चों के द्वारा कौन सी कविताएं सबसे अधिक रोचित हो, सबसे अधिक अच्छी लगती हैं? मेलन स्वरगीतम, मिलने वाला स्वरगीत जिन्हें आप राइम कहते हो। महाकाव्य बिल्कुल नहीं हो सकता प्राथमिक स्तर पर कविता के रूप में। नैतिक मूल्य आधारित कविता बिल्कुल सही है, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आप कोई भी कविता नैतिक मूल्य आधारित जब सुनाओगे, जो मोरल बेस्ड होंगी, वो बहुत अच्छी लगेंगी, अर्थात तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। चौथा चिंतन परक कविता बिल्कुल नहीं हो सकता, ना तो महाकाव्य हो सकते, न मेलन स्वरगीत हो सकते हैं, और न चिंतन परक कविता हो सकती है। 137 नंबर। 138 नंबर का प्रश्न क्या कहता? ये कहता प्राथमिक स्तरीय छात्राणां लेखन कौशल विकासार्थम शिक्षिका छात्रान् कस्मिन् विषय लेखितुं प्रेरयेत्। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लेखन कौशल के विकास के लिए शिक्षिका छात्रों में किस विषय को लिखने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देनी चाहिए? स्वजीवन विषय, अपने जीवन के विषय में, सामाजिक विषय सामाजिक विषय में, राष्ट्रीय विषय राष्ट्रीय विषय में,
या धार्मिक अवधारणा से या धार्मिक अवधारणाओं में। अब आप देखो, ये प्राथमिक स्तर के छात्रों के लेखन कौशल के विकास के लिए शिक्षिका को क्या देनी चाहिए। वह बच्चों से कहे तुम अपने जीवन अपने परिवेश में जो कुछ भी देखते हो आप उसके बारे में लिखो। स्वजीवन विशेष बिल्कुल नहीं, पहला नहीं हो सकता। सामाजिक विशेष जो उसका परिवेश हो, जो उसका वातावरण जिस पे वो रहता हो, उस पे वो कहे कि कुछ लिख दो, 4 लाइनें 4 पंक्तियाँ आप लिखो, तो वो लिखने में सक्षम हो जाएगा। मैं ऐसे घर में रहता हूँ, मेरे ऐसा परिवेश है, मेरे यहाँ 2 भाई हैं 3 बहनें हैं, ऐसे वो लिखने में सक्षम हो जाएगा। तो दूसरा वाला विकल्प इस कारण से सही होता हमारा। 139 नंबर का प्रश्न क्या कहता, भाषा शिक्षण की अनौपचारिक पद्धति निम्नलिखित में से किसमें समावेशित है। गृहस्थ वातावरण, घर का वातावरण, प्रशिक्षक, भाषा प्रयोगशाला, प्रशिक्षित शिक्षक। देखो, ये जो भाषा प्रयोगशाला, प्रशिक्षक और प्रशिक्षित शिक्षक हैं, ये सारे औपचारिक पद्धति पे आएंगे। कौन सी पद्धति पे आएंगे? औपचारिक पद्धति पे आएंगे। और अनौपचारिक पद्धति हमारा घर का वातावरण होता है। अच्छा, ये औपचारिक अनौपचारिक आप समझते हो किसे कहते हो? वैसे आप लोगों ने बाल विकास में अच्छे से पढ़ा होगा, शिक्षण शास्त्र में अच्छे से पढ़ा होगा। औपचार शब्द उपचार से अपना है और एक इसमें अनुपसर्ग लगा दिया। और अनुपसर्ग हमारे लिए क्या कहता है? अनुपसर्ग हमको नहीं का अर्थ देता है। अर्थात जो कुछ भी हम खेल खेल में सीख जाएं, जिसको सिखाने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता न हो, वो सारा का सारा जितना भी वातावरण घर का है वो हमको अनौपचारिक शिक्षा देता है। हमसे कोई कहता नहीं है, बच्चा अनुकरण से सीख जाता है। तो अनुकरण जैसे हम जो कुछ भी कार्य करेंगे उसका मेरा अनुकरण मेरे बच्चे करेंगे। इस कारण से जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो घर का वातावरण होती है। 139 नंबर का पहला बिल्कुल सही होता है। 140 नंबर का प्रश्न कहता, भाषाया पाठ्यपुस्तके समाविष्टः लोककथा न प्रोत्साहयति। भाषा की पाठ्यपुस्तक में समावेशित कोई लोक कहानी प्रोत्साहित नहीं करती है। लोक कथा न प्रोत्साहयति, लोक कथा का प्रोत्साहन नहीं होता। क्यों? विभिन्न साहित्यिक विधा से रुचि, विभिन्न साहित्यिक विधाओं में रुचि होती है, दुर्बल भाषा का व्यवहार होता है। बाला नाम पठने रुचिनम, बच्चों के पढ़ने में रुचि मिलती है। प्रांतीय विभिन्नता विषय रुचि, प्रांतीय विभिन्नता के विषय रुचिकर होते हैं। कहते भाषा के पाठ्यपुस्तक में लोक कथाओं का प्रोत्साहन नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो विभिन्न साहित्यिक विधाओं में रुचि रखता है। इस कारण से ये बिल्कुल सही है पहला वाला। ये 140 नंबर का पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होता। 141 नंबर का प्रश्न क्या कहता, प्राथमिक स्तरीय पाठन कौशलस्य मूल्यांकनं कर्तुं शिक्षिका सर्वाधिकं ध्यानं दद्यात्। प्राथमिक स्तर के पठन कौशल के मूल्यांकन कर्तुं के लिए तुमुन प्रत्यय लगा है क्रिया धातु में, करने के लिए शिक्षिका सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षिका को सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? अवाद गत्या पठने, अवाद गति से पढ़ने में, बोधपूर्वक पठने, बोधपूर्वक पढ़ने में, वर्णमालाया अक्षराणाम परिचय, वर्णमाला अक्षरों के परिचय में, या विराम चिन्ह नाम प्रयोग। देखो, प्राथमिक स्तर के पठन कौशल पे मूल्यांकन के लिए शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान क्या देना चाहिए? कोई बच्चा अवाद गति से पढ़ने में सक्षम हो जाएगा प्राथमिक स्तर पे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पहला विकल्प गलत है। बोध समझ के पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। वर्णमाला के अक्षरों का परिचय करेगा? ये तीसरा वाला बिल्कुल सही होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग तो इस अवस्था पे, किशोरावस्था युवावस्था पे आने के बाद भी हम लोग सही नहीं कर पाते, तो चौथा वाला भी गलत होता है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। 142 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये कहता, शिक्षिका कक्षायां छात्राणां 5 समूहान कृतवती। शिक्षिका ने कक्षा के छात्रों को 5 समूहों में बांट दिया। तत्र विस्फोटका नाम ज्वलनस्य दुष्प्रभाव, विस्फोटकों के ज्वलन का दुष्प्रभाव, इति विषयम, कोई विस्फोटक जलने के दुष्प्रभाव, इस विषय को अधिकृत करते हुए स्वशैल्यान एकम पथनाट्यम प्रस्तुतुम निर्दिष्टवती। एक पथनाटक को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया अपनी शैली में। यत्र तत्र तेषाम आवश्यकता अनुसारम सहायम कृतवती, यत्र जहाँ वहाँ उनको आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता भी करी। एतादृशी कक्षा कहते थे, ऐसी कक्षा क्या कही जाएगी? रंगमंच केंद्रित कक्षा। रंगमंच आप किसे कहते हो? आप लोगों को रंगमंच के बारे में वाक्यांश पे भी हम बताएंगे आपको। रंगमंच उसे कहते हो जहाँ किसी भी पात्र और पात्रों के द्वारा कोई नाटक किया जाता है, कोई अभिनय कौशल किया जाता है, उसको हम रंगमंच बोलते हैं। मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा, छात्र केंद्रित शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा। देखो, ये छात्र केंद्रित शिक्षा कही जाएगी। इसमें कन्फ्यूजन हमें भी भ्रमित है
इस शिक्षण शास्त्र में हमारी हिंदी करने का मेन उद्देश्य है। इसमें मूल्यांकन वाला भी सही हो सकता है और छात्र केंद्रित वाला सही होता है। इसको आप हिंदी एक बार फिर समझ लो और हिंदी के माध्यम से फिर आप अपने शिक्षक से इसको स्पष्ट कर सकते हो। शिक्षिका कक्षा के छात्रों को 5 समूह में बांट देती है और उसको एक अब विषय दे देती है कि विस्फोटक ज्वलन के दुष्प्रभाव का एक विषय दे देती है और कहती है अपनी अपनी शैली में एक एक नाटक प्रस्तुत करो, और जहाँ जहाँ उसको आवश्यकता होती है वहाँ पर बच्चों को आवश्यकता होती है वहाँ उसकी सहायता करती है। ऐसी कक्षा क्या कहलाएगी? मूल्यांकन केंद्रित कहलाएगी या छात्र केंद्रित कहलाएगी? मूल्यांकन केंद्रित छात्र केंद्रित हमें दोनों में भ्रम होता, तो हो सकता है कि इस पर हिंदी करने के बाद आपको बाल विकास के अध्यापक अच्छी तरीके से समझाने में सक्षम हो पाएँ। आप उनसे इस प्रश्न का जरूर आंसर पूछ लेना। अब ये एक और सूचना हमको देता है, ये कहता है अधोलिखिताम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 143 से 150 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों संख्या 143 से 150 तक के विकल्प में दिए गए उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर को चुन करके लिखो। गद्यांश क्या कहता? एकस्मिन् वर्षे 12 मासा भवन्ति। एक वर्ष में 12 मास होते हैं। भारते एकस्मिन् वर्षे 6 ऋतवः भवन्ति। भारत में एक वर्ष में ही 6 ऋतुएं होती हैं। वसंतः ग्रीष्मः वर्षः शरद हेमंतः शिशिरश्च। वसंत, ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। चैत्र वैशाख मासयो वसंतः। चैत्र वैशाख के मास को वसंत है। ज्येष्ठ आषाढ़ मासयो ग्रीष्म। जेठ आषाढ़ में गर्मी। श्रावण भाद्रपद मासयो वर्षा। सावन और भाद्रपद के मास में वर्षा। आश्विन कार्तिकेय च शरद। आश्विन जिसे आप कुंवार कहते हो, कुंवार और कार्तिक में सर्दी। मार्ग शीर्षा च हेमंता। और अगहन, मार्ग शीर्ष अगहन को कहते हो, अगहन और पूष में हेमंत ऋतु। माघे फाल्गुने च शिशिरा। और माघ मास में और फाल्गुन मास में शिशिर ऋतु होती है। एतेषां ऋतूनां स्वकीयं सौंदर्यं महात्म्यं च भवति। इस प्रकार ऋतुओं का अपना एक सौंदर्य और एक महत्व होता है। अयं वर्षा काला, यह वर्षा काल है। ग्रीष्म कालस्य आतपेन संतप्तः। ग्रीष्मकालीन आतपेन संतप्तः धरा प्रथम वर्षा जलम प्राप्य तृप्यति। ग्रीष्म काल के आतपेन गर्मी के द्वारा संतप्तः सम्यक रूप से पीड़ित धरा पृथ्वी प्रथम वर्षा के जल को प्राप्त करके तृप्यति तृप्त हो जाती है। सांप्रतम रजः शांतम। सांप्रत अव्यय है संस्कृत का, अर्थात इसका अर्थ होता इस समय रजः धूल शांतम शांत हो जाती है। सर्वत्र आनंदः, सभी जगह आनंद दिखाई देता है। कशकः शिशवः पशवः गोपालः खगः मृगः मयूराश्च सर्वे प्रसन्ना। किसान, शिशु, पशु, गोपाल गायों को पालने वाले, खग पक्षी, मृग जानवर, मयूराश्च और मयूर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। आकाशे श्याम वर्णा मेघा गर्जन्ति। आकाश में श्याम वर्ण के मेघ गर्जना करते हैं। मेघानां गर्जनम श्रुत्वा वने मयूरा नृत्यन्ति। और बादलों की गर्जना को श्रुत्वा सुनकर के वन में मयूर नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। सरोवराणि जलेन पूर्यन्ते। तालाबों में तालाब जल के द्वारा भर जाते हैं, पूरित हो जाते हैं। तत्र कमलानि विकसन्ति। वहाँ कमल विकसित होते हैं। तडागेषु च सर्वत्र मंडूकः। तालाबों में सभी जगह मेढक शब्दम कुर्वन्ति। मेढक शब्द करते हैं, टिर टिर टर टर करते हैं, अर्थात अपनी ध्वनि निकालते हैं। वर्षा काली वनानां पर्वतानां च दृश्यम रमणीयम भवति। वर्षा काल में वनों के और पर्वतों का दृश्य रमणीय होता है। पादपानां च नूतनानि पल्लवानि शोभन्ति। पौधों को नवीन पल्ले शोभायमान होते हैं। पौधों पर नवीन पत्ते शोभायमान होते हैं। अस्मिन् ऋतौ वयम अनेक वर्षाणि पक्वानि आम्रफलानि आस्वादयामः। इस ऋतु में हम लोग अनेक वर्णों के पके हुए आम फलों का स्वाद लेते हैं। श्याम वर्णानि जम्बू फलानि अपि वयम आस्वादयामः। श्याम वर्ण के जम्बू जामुन फलों को भी हम लोग आस्वाद लेते हैं, उनको पाते हैं, उनको खाते हैं हम लोग। नारिकेल दाडिमादीनि फलानि अपि वर्षा काले भवन्ति। नारिकेल माने नारियल, दाढ़ी माने अनार आदि फल भी वर्षा काल में ही होते हैं। पृथिव्याम
वर्ष पर्यंतम सुप्तानि बीजान अपि वर्षा काले प्रभवन्ति। वर्ष पर्यंत सोए हुए बीज भी वर्षा काल में प्रभवत जग जाते हैं। बहवा उत्सवा अपि कालेस्मिन् भवन्ति। बहुत से उत्सव भी इस काल में होते हैं। स्वतंत्रता दिवसः पूर्णिमायाः रक्षाबंधनम केरलेषु तिरुवोणम कश्मीर देशे च अमरनाथ यात्रा इत्यादि प्रसिद्ध उत्सवा। स्वतंत्रता दिवस जिसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हो। पूर्णिमा या रक्षाबंधन, कौन सी पूर्णिमा? श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसको हम लोग रक्षाबंधन मनाते हो। केरलेश में तिरुवण नाम का एक त्यौहार होता है। कश्मीर देश में अमरनाथ यात्रा, ये प्रसिद्ध उत्सव इस समय होते हैं। भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्ष अष्टम्याम श्री कृष्णस्य जन्मोत्सव। भाद्रपद भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। मुस्लिम धर्मावलंबिनाम ईद महोत्सव अपि अस्मिन् काले भवति। मुस्लिम धर्मावलंबियों की ईद महोत्सव भी इसी काल में होती है। विश्वे जलवायु परिवर्तन कारणात् षट् ऋतुषु किंचित परिवर्तनम अनुभूयते। विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण से 6 ऋतुओं में भी कुछ परिवर्तन अनुभव किया जाता है। देखो आप, वर्षा काल का वर्णन किया गया, 6 ऋतुओं के बारे में भारतवर्ष में वर्णन किया गया। इसी पैरा के आधारित हम प्रश्नों को तय करें। कहता भारतवर्षे कति ऋतवः सन्ति। भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? अल्प ऋतु, थोड़ी ऋतु, बिल्कुल नहीं। सप्त ऋतुवा, 7 नहीं। पंच ऋतुवा नहीं। षड ऋतुवा अर्थात चौथा विकल्प सही होता है। 6 ऋतुएं होती हैं। अभी आपने गद्यांश में तय भी किया था। अब 144 नंबर के प्रश्न पर आए। केशाम स्वकीयम सौंदर्यम महात्मा च भवति। किसका अपना, स्वकीय माने अपना, सौंदर्य भी है और महत्व भी है। एकल अकेला नहीं, विकल्प व्याकुल नहीं। ऋतुओं नाम, हाँ, ऋतुओं का अपना सौंदर्य भी है और अपना महत्व भी है। पदाति, पदों का बिल्कुल नहीं, अर्थात 144 नंबर का तीसरा वाला सही होता। अगला कहता कीदृक जलम प्राप्त संतप्ता धरा तृप्ति। किस प्रकार के जल को प्राप्त करके के संतप्त धरती तृप्त होती है? चापम प्रथम वर्षा जलम, बिल्कुल सही। पहले वर्षा के जल को पाकर के ही तो तृप्ति संतुष्ट होती है। आप देखो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही मिलता है हमको। 146 नंबर का प्रश्न क्या कहता? धरा पद से पर्यायो होती। धरा पद का पर्यायवाची होता है। धरा भू का पर्यायवाची, धरती माने धरती का पर्यायवाची धरा पढ़ा हुआ, आप हिंदी पे भी पढ़ते हो। 140 नंबर का पहला विकल्प सही होता। अगला कहता किम सुप्तः वने मयूरा नृत्यन्ति। क्या सुनकर के वन में मयूर मोर नाचते हैं? सिंह गर्जनम, बिल्कुल नहीं। सिंहों की गर्जना, शेरों की गर्जना। कुक्कुट गीतम, मुर्गों का गीत, बिल्कुल नहीं। कोकिलवलम, कोकिलों की ध्वनि, बिल्कुल नहीं। मेघ गर्जनम, बिल्कुल सही है चौथा वाला। बादलों की गर्जना से सुनकर के वन में नृत्य नाचते हैं, वन में मोर नाचते हैं। 148 नंबर का प्रश्न क्या कहता? नूतनानि पदस्य कृते कोन्यत् पदम प्रयोक्तुं शक्यते। नवीन पदों के लिए किस अन्य पद को प्रयोग किया जा सकता है? नवीनानि, बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प सही होता। नवीन को, नूतन और नवीन दोनों एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। हम नूतन लिख दें या नवीन लिख दें, बात तो एक ही है। या अर्वाचीन लिख दें, बात है कि जो भी पर्यायवाची मिल जाए। पहले विकल्प सही हो गया। पद नहीं, प्राचीन नहीं, नदी तराण बिल्कुल नहीं, अर्थात पहला विकल्प 148 नंबर का सही होता है। 149 नंबर का कहता वर्षा काले कीदृशा बीजानि प्रभवन्ति। वर्षा काल में कैसे बीज प्ररोहित हो आते हैं? आपड़े स्थितानि नहीं। वर्ष पर्यंतम सुप्तानि, बिल्कुल सही है। जो वर्ष पर्यंत मिट्टी में दबे रहते हैं और वर्षा काल की ऋतु में आकर के वो जग जाते हैं, अर्थात दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होता। 150 नंबर का प्रश्न क्या कहता? पूर्व पद से कृते अनुच्छेदे अस्मिन् किम पदम प्रयुक्तम। पर्व पद से कृते अनुच्छेद में पर्व पद के लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया गया? फिर इसने पर्यायवाची पूछा। देखो उत्सव का पर्यायवाची पर्व होता है, बिल्कुल सही है, पहला विकल्प बिल्कुल सही होता। प्रातः नहीं हो सकता, दिवसा रात्रि नहीं हो सकती, अर्थात 150 नंबर का पहला विकल्प बिल्कुल सही है। देखो ये प्रश्न पत्र संख्या आपने 12 प्रश्न पत्रों को, 12वें प्रश्न पत्र को हमारे साथ जुड़ करके आपने इसकी हिंदी करने का प्रयास किया, तय किया। आज हमने 90 से लेकर के 120 तक के प्रश्न पत्रों को तय किया, जिसमें हमारे 2 गद्यांश आए थे और बाकी हमारे जो बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को हमने तय कराया। इसमें हमने, हमारा प्रमुख उद्देश्य हिंदी कराना होता है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैथ क्लासेस। हम आपको विगत प्रश्न पत्रों, सभी प्रश्न पत्रों की आपको हिंदी करा देंगे, हिंदी के प्रश्न पत्रों को भी तय कराएंगे और बाकी जो संस्कृत का जो व्याकरणिक वाला पोर्शन है या हिंदी का जो व्याकरणिक वाला पोर्शन है उसकी हम विधिवत आपको वीडियो की क्लासें दे रहे हैं, उसको भी आप देखते रहिए। और अगर यदि आपको इन क्लासें पसंद आती हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा
और यदि आपको कोई इस पे ऐसी कोई आपत्ति आती है जो आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंटों के माध्यम से आप हमसे पूछ भी सकते हो। तो हमसे जुड़े रहने के लिए, देखते रहने के लिए द माई क्लासेस, आप सभी का धन्यवाद।